दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हम अपना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। देखो, दूसरों को खुश करने के लिए हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हमारे पर्सनल गोल्स के लिए टाइम कम होता रहेगा। इट्स ओके अगर कुछ लोग आपसे गुस्सा या नाराज है तो यह कोई कंपलसरी थोड़ी है कि लोगों का हर वक्त खुश रहना जरूरी है। यह आपकी जॉब नहीं है कि उन्हें नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशन से बचाओ। जब आप अपने लिए कुछ लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करते हो तो आपकी स्ट्रेस और इरिटेशन कम होती है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और आपका लाइफ के ऊपर एक कंट्रोल आता है। तो ये एक बड़ी क्वालिटी मेंटली स्ट्रांग लोगों में होती है। मीगन नाम की एक महिला ऑथर के पास आती है और कहती है कि पता नहीं क्यों पर मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती और जब भी घर जाती हूँ तो एक इरिटेबल स्टेट में रहती हूँ। पर मेरी लाइफ का एक रूल है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। अब ऑथर को यह बात समझ आ गई थी कि उसको दूसरों को ना बोलना नहीं आता, तो ऑथर ने उससे कहा कि तुम ना बोलना सीखो। इसके जवाब में मीगन ने कहा कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को ना बोलूं। तो ऑथर ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ना बोलने से भी ज्यादा सेल्फिश यह होगा कि हम हर किसी को हाँ करते रहें ताकि वो हमें पसंद करे। अब मीगन को बात तो ये ठीक लगी और उसने कुछ लोगों को ना बोलना शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसके लिए ये इजी हो गया। ऑथर के थेरेपी ऑफिस में एक लेडी आती है जिसका नाम था क्रिस्टी। उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वह अपने बच्चों पर बहुत चिल्लाती थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे पूरे दिन टीवी और वीडियो गेम्स में लगे रहते थे। अब वो अपनी आदत को छोड़ना चाहती थी। तो ऑथर ने उससे कहा कि तुम इसलिए नहीं चिल्लाती कि तुम्हारे बच्चे टीवी देखते हैं या गेम्स खेलते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहती हो कि बच्चे किसी भी कीमत पर तुम्हारी बातों को इग्नोर ना करें, और जब वो तुम्हें इग्नोर करते हैं तो तुम्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, इसीलिए तुम उन पर चिल्लाती हो। देखो, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहती हो कि बच्चे तुम्हारे हिसाब से चलें, जो तुम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो क्यों ना तुम उस चीज पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तब उसे बात समझ में आई। उसके बाद से वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनके गैजेट्स को छिपा देती थी और इससे बच्चे उसकी बात सुनने लगे। जॉन पवेल कहते हैं कि वही असली मिस्टेक है जिससे हम कुछ सीखते नहीं है। बहुत लंबे समय तक टीचर्स भी ये बिलीव करते रहे कि बच्चों को रॉन्ग आंसर गैस ही नहीं करने देंगे क्योंकि इससे उन्हें रॉन्ग आंसर याद हो सकता है। इसीलिए वो बच्चों पर आंसर के लिए जोर देने की बजाय खुद ही आंसर बता देते थे। पर 2012 की स्टडीज और रिसर्च के बाद ये पता चला कि जब कोई हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है तो हमें वो बात ज्यादा याद रहती है। इसका मतलब जो लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करते हैं वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। वहीं जो लोग अपनी ईगो और प्राइड की वजह से मिस्टेक्स को डिनाई करते हैं वो कभी मिस्टेक्स को एग्जामिन ही नहीं कर पाते, इम्प्रूव करना तो बहुत दूर। और यही कारण है कि वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हैं। आप भी अगर एक ही गलती बार बार करते हो तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मानो एक कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉय बहुत परेशान होने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ रहा है। उसका कहना है कि मैंने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं और मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। पता है 10 साल बिताने से भी बुरा क्या है? 10 साल प्लस एक दिन और बिताना उसी कंपनी में। हमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, उन्हें एग्जामिन करना है। आपके केस में हो सकता है आप बजट से ज्यादा स्पेंड कर देते हो क्योंकि आप शॉपिंग से खुद को रोक नहीं पाते। हो सकता है आप सेम आर्ग्यूमेंट में फिर से घुस गए हो क्योंकि आपने अपने थॉट्स और बिहेवियर को एग्जामिन ही नहीं किया। तो इस पॉइंट का सार यही है कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके इंप्रूव करते हैं। बहुत सारे लोग चेंज तो लाना चाहते हैं पर इससे पहले कि उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे वो गिव अप कर देते हैं। पर मेंटली स्ट्रांग लोग गिव अप नहीं करते। उन्हें ये पता होता है कि जब तक रिजल्ट्स नहीं दिखते तब तक छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। हम ह्यूमंस की एक प्रॉब्लम है कि जब तक हम विजिबल रिजल्ट्स नहीं देख लेते तब तक हम मोटिवेट नहीं होते और विजिबल रिजल्ट्स आसानी से दिखते नहीं है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मानो एक पत्थर है जिस पर आपने 50 हथौड़े मारे पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर जैसे ही आपने 51वां हथौड़ा मारा पत्थर 2 टुकड़ों में बट गया। तो अब क्या पत्थर आपके 51वें नंबर पर जो हथौड़ा मारा उसकी वजह से टूटा है या फिर 50 प्लस 1 टोटल 51 हथौड़े मारने पर टूटा है? समझ गए? इसी तरह कुछ चीजें बारीकी से काम कर रही होती है, बस हमें पता नहीं चलता। और मेंटली स्ट्रांग लोग उस समय गिव अप नहीं करते। क्रिकेट मैच में इंडियन टीम हार जाए तो आपको ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। वो बोलेंगे कि फलाने बैट्समैन को बैट इस तरह से घुमाना चाहिए था, ओपनिंग के लिए इसको नहीं उसको भेजना चाहिए था। उस टाइम तो लगता है कि अगर इन्हें क्रिकेट टीम का कोच बना दिया जाए तो अपनी टीम कभी नहीं हारेगी। इसी को हिंडसाइट बायस कहते हैं। जब एक इंसिडेंट हो जाता है तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि उस इंसिडेंट में एक पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को लेना चाहिए था। इस केस में मैच खत्म हो जाने के बाद हमें समझ आ जाता है कि क्रिकेटर्स को किस तरह से खेलना चाहिए था कि वो जीत जाते। लेकिन यही सारी बातें हम फोरसाइट में नहीं बता पाते। जब मैच चल रहा होता है तो ग्राउंड पर खड़े होकर ये सेम फेस ले लेना बहुत मुश्किल लगता है। स्टॉक मार्केट में ये अक्सर होता है। एक पर्टिकुलर स्टॉक के डूब जाने के बाद बहुत से इंटेलिजेंट लोग सामने आकर बोलते हैं उस स्टॉक के तो लक्षण पहले से ठीक नहीं लग रहे थे, उसे तो गिरना ही था। लेकिन उस स्टॉक के गिरने से पहले ये सारे इन्वेस्टर खुद ही उस स्टॉक में पैसे लगाए जा रहे थे। गिरने से पहले उन्हें पता नहीं था कि ये स्टॉक गिरने वाला है, लेकिन गिरने के बाद उन्हें बड़े आराम से पता लग जाता है कि वो स्टॉक क्यों गिरा। डिसीजन मेकर्स के लिए हिंडसाइट बायस से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो पेशेंट के मरने के बाद आपको उसकी बीमारी का इलाज नहीं समझ आना चाहिए। अगर आप एक सीईओ हो तो कंपनी डूब जाने के बाद प्रॉफिट कमाने के आइडियाज़ आपको नहीं आने चाहिए। ये सब पहले आना चाहिए।
जैसे कि शाहरुख खान का गाना था कि हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। अगर आपके सामने कदम कदम पर लाखों हसीनाएं होंगी तो आप एक सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे और सिलेक्ट करने के बाद भी आप खुश नहीं रहोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार वो दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी थी। तो यही रीज़न है कि बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स एक ही तरह के कपड़े में अक्सर देखे जाते थे। इनफैक्ट वो हर रोज़ एक ही तरह का खाना भी खाते थे ताकि वो अपने डेली चॉइसेस को कम कर सकें और अपने ब्रेन को ज़रूरी डिसीजन लेने के लिए फ्री कर सकें। लेकिन ये बात याद रखिए कि आप सिर्फ इनके जैसे कपड़े पहनने से आप इनके जितने कामयाब नहीं हो जाओगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्यों आप टॉप 1% लोगों की आदतों को अपनाकर उनके जैसा नहीं बन सकते। नंबर 11 है सर्वाइवरशिप बायस। इमेजिन करो कि आप एक शहर में जाते हो और आप पाते हो कि वहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर आप भी इस लोकेशन में एक रेस्टोरेंट खोल लोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपसे मिस्टेक ये हो गई कि आपने सिर्फ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को ही देखा, आपने उन रेस्टोरेंट को इग्नोर कर दिया जो कभी यहाँ शुरू किए गए थे लेकिन वो फेल हो गए। अब सोचिए जरा, आप आखिर एक फेल्ड रेस्टोरेंट को कैसे देखोगे? जो रेस्टोरेंट फेल हो गया है वो तो कब का बंद हो गया। यही चीज़ हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में भी देखते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 1000 साल या 1500 साल से खड़ी हैं। इन्हें देखकर आपको लगता है कि उस टाइम के इंजीनियर्स आज के इंजीनियर्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्मार्ट रहे होंगे जिन्होंने ऐसी बिल्डिंग बनाई जो आज तक खड़ी है। लेकिन यहाँ पर आप फिर से सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो गए। उस जमाने में बनाई गई 99% बिल्डिंग्स आज गिर चुकी हैं और सिर्फ यही कुछ गिनी चुनी बिल्डिंग्स ही बची हैं। इन 1% सुपर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि उस टाइम के इंजीनियर्स आज के इंजीनियर्स से बेटर थे। सर्वाइवरशिप बायस की वजह से आप अपने सक्सेस के चांसेस को ओवर एस्टिमेट कर देते हो, यानी आप ये ज्यादा समझ लेते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप न्यूज़ में हर वक्त ये देखते हो कि कैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा IIT क्वालिफाई कर गया या एक सब्जी बेचने वाले का लड़का IAS बन गया। आप देखते हो कि हिस्ट्री में हर सक्सेसफुल बंदा एक टाइम पर गरीब था, लाचार था और बाद में अपनी मेहनत के बलबूते पर सक्सेसफुल हो गया। ये स्टोरीज सुनकर आपको लगता है कि अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर कर देते हो जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। बहुत सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स सब्जी बेचते थे, लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। इन फेल हुए लोगों के अंदर भी खूब मोटिवेशन था, लेकिन लाइफ में कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे आए कि ये लोग पूरी कोशिश करके भी हार गए। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो पूरा क्रेडिट अपनी मेहनत को मत दो। अगर आप फेल हो जाओ तो ये हमेशा याद रखो कि आपके फेल होने के चांसेस आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस से कहीं गुना ज्यादा थे। इस पर हताश होने के बजाय आप फिर से कोशिश करो। सारे लोग मोटिवेटेड होकर भी काम नहीं कर पाते। वो कुछ करने बैठते तो हैं लेकिन थोड़ी ही देर में वो उससे ऊब जाते हैं। वो लंबे टाइम तक बुक्स नहीं पढ़ पाते, एक हफ्ते से ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और चाहे वो खुद से कितने भी प्रोमिस क्यों ना कर लें, वो अपने नए रूटीन को कभी भी एक हफ्ते से ज्यादा फॉलो ही नहीं कर पाते। शायद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर उनमें मोटिवेशन आ भी जाता है, लेकिन वो मोटिवेशन 24 घंटे भी नहीं टिकता। इसके बाद वो फिर से अपने इसी अनमोटिवेटेड स्टेट में आ जाते हैं। अगर आप इन काफी सारे लोगों में आते हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आप ज्यादा मोटिवेटेड रह पाओगे और काम में भी आपका मन लगेगा। इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको कुछ कबूतरों के बारे में बताना होगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक कबूतर को एक पिंजरे में बंद किया जिनमें कबूतर के सामने एक बटन लगा था। जब कबूतर लेफ्ट बटन को दबाता तो पिंजरा लेफ्ट साइड से खुल जाता और वहां पर कबूतर को टेस्टी खाना खाने को मिलता। टाइम के साथ कबूतर समझ गया कि लेफ्ट बटन दबाने से उसे खाना आसानी से मिल सकता है। फिर साइकोलॉजिस्ट ने उस कबूतर के सामने 2 बटन रख दिए। जब कबूतर लेफ्ट बटन दबाए तो उसे खाना मिले, लेकिन जब वो राइट बटन दबाता तो राइट साइड से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता और उसकी मुलाकात एक कबूतरी से होती। अब उस कबूतर के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो लेफ्ट बटन प्रेस करके खाना खा सकता था या फिर राइट बटन प्रेस करके अपने फीमेल पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप उस कबूतर की जगह होते तो आप भी जानते हो आप ज्यादातर कौन सा बटन दबाते। कबूतर ने भी वैसा ही किया। कबूतर लेफ्ट वाले बटन यानी खाना खाने वाले बटन को छोड़कर बार बार राइट बटन को दबाने लगा ताकि उसे एक फीमेल पार्टनर की इंटीमेसी मिल सके। फिर साइकोलॉजिस्ट ने कुछ और चेंजेस किए। उन्होंने कबूतर के सर में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जो सिग्नल मिलने पर उसके ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता था, यानी एक नशे वाली फीलिंग देता था उसे। इसके बाद उन्होंने कबूतर के सामने फिर से 2 बटन रखे। जब कबूतर लेफ्ट बटन दबाए तो उसका पिंजरा खुल जाए और उसे कबूतरी मिले, लेकिन जब कबूतर राइट बटन दबाए तो उसके दिमाग में लगा इलेक्ट्रोड उसके प्लेजर सेंटर्स को स्टिमुलेट करने लगे। इजी वर्ड्स में, राइट बटन दबाने पर कबूतर को वही मजा मिल रहा था जो एक ड्रग एडिक्ट को कोकेन लेने से मिलता। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि कबूतर अब बार बार किस बटन को दबा रहा था? वो कबूतर अब बार बार राइट बटन को दबा रहा था। उसे अब अपने फीमेल पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। एक पॉइंट के बाद तो साइकोलॉजिस्ट ने पिंजरा खोल दिया ताकि कबूतर उड़कर आजाद हो सके, लेकिन वो कबूतर अब भी उस राइट बटन को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। वो उस राइट बटन से एडिक्ट हो गया था और उस पर बार बार अपनी चोंच मारे जा रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ टाइम के बाद साइकोलॉजिस्ट ने कबूतर के दिमाग से इलेक्ट्रोड्स निकाल दिए। मतलब अब बटन दबाने से उस कबूतर को कोई मजा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो कबूतर फिर भी पागलों की तरह उसी बटन को दबाता जा रहा था। इन अदर वर्ड्स, द कबूतर वॉज फक्ड। अब आप एक कबूतर से कई ज्यादा गुना स्मार्ट, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में आपका दिमाग भी कबूतर की तरह काम करता है। नेचुरली हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं जिसमें हमें डोपामीन मिले। डोपामीन को आप अपने दिमाग का प्लेजर केमिकल कह सकते हो। खुजली खुजाने से लेकर ड्रग्स लेने तक जिस भी काम से आपको प्लेजर मिलता है उसमें डोपामीन का हाथ होता है। हमें पढ़ने से ज्यादा डोपामीन मूवी देखने में मिलता है, इसलिए हम बुक्स कम पढ़कर मूवीज ज्यादा देखते हैं।
हमें मूवी से ज्यादा मजा पॉर्न में मिलता है, इसलिए पॉर्न देखने की तलब मूवी देखने से कहीं ज्यादा होती है। और ड्रग्स जैसे कोकेन, MDMA और LSD हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज करते हैं, इसलिए जिन्हें इनकी लत लग जाती है वो घर से पैसे चुराकर, गैंगस्टर से उधार लेकर, अपनी जान खतरे में डालकर भी इसे लेने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि इन चीजों की आपको लत लग जाती है, प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें आपके डोपामिन का टॉलरेंस लेवल बढ़ा देती हैं। आसान शब्दों में कहूं तो इनसे एडिक्ट होने से पहले जिन छोटे कामों को करने में आपको मजा आया करता था, इनसे एडिक्ट होने के बाद उन छोटे कामों में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक फीमेल कंपेनियन मिलने के बाद कबूतर ने खाने वाले बटन को दबाना काफी कम कर दिया था, और ड्रग्स जैसा मजा देने वाले बटन मिलने के बाद उसने फीमेल कंपेनियन वाले बटन को दबाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसे अब इन लो लेवल डोपामिन एक्टिविटीज में कोई मजा नहीं मिल रहा था। वो फीमेल कंपेनियन के साथ रहने पर खुश ही नहीं था, उसे अब सिर्फ ड्रग्स चाहिए थे। डोपामिन सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं, मोटिवेशन केमिकल भी है। डिप्रेस्ड लोगों के दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं रिलीज हो रहे होते, इसलिए उनका ना ही कुछ काम करने का मन करता है और ना ही वो खुश रहते हैं। अगर आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा तो आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया, गेम्स, पॉर्न या सेक्स एडिक्ट होने के बाद आपको छोटी छोटी चीजों में मजा नहीं मिलता। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों से एडिक्ट होने के बाद प्रॉब्लम्स या पेन देने वाली एक्टिविटीज से आप बिल्कुल ही दूर भागने लगते हो। जैसे काम या एक्सरसाइज करने में यूजुअली लोगों को थोड़ा सा पेन होता है। जब आप लो प्लेजर वाली एक्टिविटीज से ऊब जा रहे हो तो आप पेन गिविंग एक्टिविटीज से तो नफरत करने लगोगे, और जिन हैबिट्स और एक्टिविटीज से सक्सेस मिलती है या हेल्थ इंप्रूव होती है वो पेन गिविंग होती है। नो पेन नो गेन। यही रीजन है कि आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। जैसे वो कबूतर अपने राइट बटन को छोड़कर उड़ना नहीं चाहता था, जब साइकोलॉजिस्ट उस कबूतर को उस बटन से दूर ले जाते तो वो पंख फड़फड़ाने लगता था। वैसे ही आप अपने स्मार्टफोन के बिना कहीं नहीं जाना चाहते और उसके ना मिलने पर छटपटाने लगते हो। इन अदर वर्ड्स, यू आर फक्ड। कपड़े खरीदने जाओ तो दुकान वाला सबसे पहले आपको एक्सपेंसिव कपड़े दिखाता है। लेट्स से कि आप शर्ट लेने गए तो दुकान वाला आपको सबसे पहले 5,000 का शर्ट दिखाएगा, फिर 4,000 का, देन 2,000 का। ऐसे में आपको 2,000 की शर्ट काफ़ी सस्ती लगेगी क्योंकि आपने इससे पहले 5,000 के शर्ट देखे थे। अब आप घर से सिर्फ 1,500 का बजट बनाकर निकले थे, लेकिन आप 2,000 का शर्ट खरीद कर वापस आओगे। ठीक उसी तरह अगर दुकान वाला इसका अपोजिट करे तो वह कम प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो आपको सबसे पहले 500 का शर्ट दिखाए, देन 800 का, देन 1,000 का, देन 1,500 का, तो आपको 1,500 का शर्ट बहुत महंगा लगेगा। आप भले ही घर से 1,500 का शर्ट खरीदने का मन बनाकर निकले हो, लेकिन आप 1,000 वाला शर्ट लेकर वापस आओगे। इसे एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त चीज़ों को कंपेयर करता रहता है। अगर एक एवरेज दिखने वाला इंसान एक बदसूरत इंसान के बगल में खड़ा होगा तो वो आपको ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर वही एवरेज इंसान एक सुपर मॉडल के बगल में खड़ा होगा तो वो आपको बदसूरत लगने लगेगा। इसलिए कोई भी फैसला लेते वक्त अपने रिक्वायरमेंट्स और बजट को ध्यान में रखो। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज़ मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा होता है। मार्केटर्स यूजुअली अपने प्रोडक्ट की MRP 2,000 रुपये लिख देते हैं, फिर उसे काट कर उसमें 25% डिस्काउंट लिखकर 1,500 में बेचते हैं। इस तरह से आपको लगता है कि वो इसे सस्ते में बेच रहे हैं, लेकिन असल में उनका प्लान इसे 1,500 में बेचने का ही था। नंबर 7 है कंफर्मेशन बायस। यूजुअली हर चीज़ को लेकर हमारे अंदर एक बिलीफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शाकाहारी लोगों का मानना है कि वेजिटेरियन डाइट हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस वजह से हर किसी को वेजिटेरियन होना चाहिए। इसलिए वो सिर्फ उन स्टडीज़ पर ध्यान देते हैं जो इनके इस बिलीफ को और मजबूत कर दें, और वो अपने इस बिलीफ के अगेंस्ट जाने वाली रिसर्चेस को झूठी बोलकर इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि सोलार कार्स हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये देखो कि एक कार में सोलार पैनल्स को बनाने में जितने सिलिकॉन का यूज़ होता है, उस सिलिकॉन को ज़मीन से खोद कर निकालने में, उसे प्योरीफाई करने में और उसके पैनल्स बनाने में कितना पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही में सोलार बैटरीज बनाने में भी हमें बहुत सारा लीड यूज़ करना होता है, जिसे ज़मीन से निकालकर प्यूरिफाई करने में भी पॉल्यूशन होता है। एक सोलार कार भले ही कोई पॉल्यूशन ना करे, लेकिन उसे बनाने में होने वाला पॉल्यूशन एक नॉर्मल कार के पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा है। कंफर्मेशन बायस ही रीज़न है लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज़ का। यूजुअली लोग सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज़ वाले लोगों के साथ ही रहते हैं। वो एक ही पर्सपेक्टिव से सारे न्यूज़ देखते हैं और अपोजिट पार्टी की बुराई सुनते हैं। जब यही सेम चीज़ उन्हें 10 जगह से 10 बार सुनने को मिलती है तो वो इन्हें ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मान लेते हैं। फिर अगर कोई बंदा इनके सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स से अग्री ना करे तो वो बेवकूफ़, चमचा या अंधभक्त हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सोलर एनर्जी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को सुनकर अपना मन मत बना लो। आप सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर ये डिसाइड करो कि कौन सी कंडीशन में एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी होगी और कौन सी कंडीशन में बेकार। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप भी कभी कंफर्मेशन बायस में फंसे हो। नंबर 8, बैडर-मैनहॉफ फिनोमेनन। इमेजिन करो कि आपने एक न्यू कार ली, अब अचानक से कार का वही मॉडल आपको रोड पर हर जगह देखने को मिल जाता है। अब जिस शहर में जाते हो वहाँ कम से कम 10 लोगों ने सेम कंपनी की कार ली होती है। सिमिलरली मान लो कि आपने इस हफ्ते एक न्यू वर्ड का मीनिंग जाना, अचानक से वो वर्ड आपको बार बार सुनने और पढ़ने को मिलने लगता है। ये एक काफ़ी स्ट्रेंथ फिनोमेनन है जिसे बैडर-मैनहॉफ फिनोमेनन कहते हैं। बेसिकली हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। यह हर चीज़ के पीछे मीनिंग और पैटर्न को खोजने की कोशिश करता है। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जान रहे होते हैं तब तक हमारा ब्रेन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं हमारा दिमाग उसे हर जगह देखने लगता है। नंबर 9, ज़ेगनारिक इफेक्ट।
एक होटल में एक वेटर था जो कि हर किसी के ऑर्डर को बिना लिखे याद रखता था। उसे पता होता था कि कौन सी टेबल के लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। एक दिन एक ग्रुप के लोगों ने इसे नोटिस किया और ये देखने की कोशिश की कि वो वेटर आखिर इतने ऑर्डर्स को एक साथ याद कैसे रख सकते हैं। उन्होंने उसे सारा दिन लोगों के ऑर्डर्स लेते हुए और उन्हें डिलीवर करते हुए देखा। फिर एक पॉइंट पर उन्होंने उसे रोक कर पूछा, तुमने अभी आधे घंटे पहले टेबल नंबर 6 पर कौन सी डिश सर्व की थी? इस पर वेटर ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने 5 मिनट पहले टेबल नंबर 9 पर कौन सी डिश सर्व की थी? वेटर ने कहा कि उसे ये भी नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें इस टाइम कितने टेबल से ऑर्डर मिले? तो वेटर ने सारे ऑर्डर्स को झटपट बता दिया। इससे उन्हें यह पता लगा कि वेटर जैसे ही एक टेबल पर ऑर्डर डिलीवर कर देता है वो उस ऑर्डर के बारे में भूल जाता है। उसे सिर्फ इनकम्प्लीट ऑर्डर्स याद रहते हैं, ना कि कंप्लीट ऑर्डर्स। इसे ही ज़ेग्नारिक इफेक्ट कहते हैं। हम कंप्लीट टास्क को याद नहीं रख पाते बल्कि इनकम्प्लीट टास्क को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इस टाइम आपको क्या क्या करना है तो आपको सब कुछ अच्छे से याद रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल कौन से काम किए थे या एक हफ्ते पहले कौन से बड़े काम को पूरा किया था तो आपको वो अच्छे से याद नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग इन्हीं अधूरे कामों की वजह से सो नहीं पाते हैं। उनके अधूरे काम उनके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उन सारे अधूरे कामों को एक पेपर पर लिख लो। इससे आपके ब्रेन को एक क्लोजर मिल जाएगा और वो रेस्ट कर पाएगा। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, अगर अपनी रिलेशनशिप में छोटे से आर्ग्यूमेंट के बाद आपके दिमाग में ब्रेकअप का ख्याल आने लगता है, अगर आप बॉस से थोड़ी सी डांट खा लेने के बाद अपनी नौकरी खोने के खौफ में जीने लगते हो, अगर आपके सीने में थोड़ा सा भी दर्द होने लगे तो आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आया और आप मरने वाले हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। और पहले के कंपैरिजन में कैसे बेटर बन सकते हो। यकीन मानिए कि 5 बातें जानने के बाद आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। तो बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, बी स्पिरिचुअल। इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो इन सारी प्रॉब्लम से परेशान नहीं रहते। स्पिरिचुअल लोग नॉन स्पिरिचुअल लोगों के कंपैरिजन में कम डिप्रेस्ड होते हैं, कम एंशियस होते हैं और एज अ रिजल्ट ज्यादा खुश रहते हैं। एक बंदा डिप्रेशन में तभी जाता है जब वो हताश हो जाता है, जब वो सारी उम्मीद खो देता है और उसे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब बंदा गॉड में, किसी एक डिवाइन पावर में बिलीव करता है तो वो हिम्मत कभी नहीं हारता। उसे पता होता है कि ऊपर वाला आज नहीं तो कल उसकी मदद करने जरूर आएगा और इस तरह से वो लोग चलते रहते हैं और ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जो लोग एथिस्ट हैं यानी नास्तिक है, जो किसी भी भगवान को या किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो लोग ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। इसलिए आप अपने से, अपनी दुनिया से बड़े पावर में यकीन करो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में ये विश्वास रखो कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हमारी दुनिया को चला रही है। वो पावर आपको भी स्ट्रेंथ देती है और जरूरत पड़ने पर आपके पीछे खड़ी होगी। इससे ना सिर्फ आपको स्ट्रेंथ मिलेगी बल्कि आप ओवर थिंकिंग भी कम करोगे और डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। नंबर 2, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दुनिया के हर रिलीजन में बताया गया है। एक छोटी सोच वाला इंसान दुनिया के प्लेजर्स में खुद को डुबोकर अपनी बॉडी को खुश करने की कोशिश करता है। वो शराब, सेक्स या जुआ खेलकर अपने मन को शांत करता है और अपनी परेशानियों से भागता है। दूसरी तरफ एक महान इंसान उस डिवाइन पावर की इबादत करता है। वो अपने शरीर को नहीं, अपने आत्मा को तृप्त करने की कोशिश करता है ताकि उसे इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्म में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक तुच्छ प्राणी कभी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं करता। उसे हमेशा प्लेजर चाहिए होता है और सेक्स, सोशल मीडिया, पॉर्न, अल्कोहल और दूसरी चीजों का यूज करके अपनी प्रॉब्लम से भागता है। एज अ रिजल्ट ये प्रॉब्लम डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल होकर उसके ऊपर बैठी रहती है, जिस वजह से वो परेशान रहता है। दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट इंसान अपने डिजायर्स पर कंट्रोल रखता है। वो अपने रास्ते से नहीं भटकता और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो अगर आप भी लंबे टाइम तक खुश रहना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दो। आप इन कुछ तरीकों से खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रख सकते हो। अपने गोल सेट करो, उन गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर छोटे पार्ट को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट करो। एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। खुद से पॉजिटिव बातें करके और अपना आउटकम को विजुअलाइज करके खुद को मोटिवेट करो। काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का यूज करके सेल्फ अवेयरनेस और स्टिलनेस पैदा करो ताकि आप अपने इमोशंस और माइंड को कंट्रोल कर सको। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली से सपोर्ट लो। नंबर 3, फोकस ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरा एक दोस्त था जो काफी टाइम से एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि यार इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, बस थोड़ी गर्मी कम हो जाए ना तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। गर्मियों में एक्सरसाइज करने से ना मुझे रैशेस और पिंपल्स आने लगते हैं। फिर जब ठंडी आ गई तो बोलने लगा, यार इतनी ठंडी में रजाई में से निकलने का ही मन नहीं करता, थोड़ा मौसम गर्म हो ना तो जॉगिंग करने जाऊँ। और बारिश के टाइम उसके नखरे थे कि बारिश हो रही है, जिम कैसे जाऊं, रोड पर फिसल जाऊंगा। ये बंदा सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही फोकस कर रहा था, सॉल्यूशंस पर नहीं। और इस वजह से ना ये कभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा और ना ही कभी अच्छे दिन देख पाएगा। जो लोग हमेशा उदास रहते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, ना कि सॉल्यूशंस पर। वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर राई का पहाड़ बना देते हैं, जिस वजह से वो प्रॉब्लम उन्हें 10 गुना ज्यादा बड़ी लगने लगती है। जबकि जो लोग सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं वो प्रॉब्लम के आते ही उसे सॉल्व करने के बारे में सोचने लगते हैं। नंबर 4,
टेक कंसिस्टेंट एक्शंस टुवर्ड अचीविंग योर गोल्स। हम सभी के कुछ ना कुछ गोल्स हैं, ज्यादा पैसे कमाना, अच्छी बॉडी बनाना या अच्छी गाड़ी लेना। एंड आई नो आपके दिमाग में अच्छी लड़की पटाना भी आया होगा। ये गोल्स मीनिंगलेस गोल्स नहीं है, ये एक हैप्पी और इजी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा पैसे मतलब आपको फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, अपने पेरेंट्स को इजी लाइफ दे पाओगे, सोसाइटी में इज्जत कमा पाओगे और आपको कोई भी जरूरत की चीज लेने से पहले 10 बार नहीं सोचना होगा। अच्छी बॉडी का मतलब सिर्फ सेक्सी लुक से ही नहीं, इसका मतलब है कि आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आप जल्दी थकोगे नहीं, आपको बीमारियां कम होंगी, आपकी स्किन साफ रहेगी और आपकी सेक्स ड्राइव भी अच्छी रहेगी। अगर आपकी लाइफ में इतना पीस आ जाए तो क्या आप खुश रहोगे? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आपके ये गोल्स पूरे नहीं होते हैं तो आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए चाहे आपके जो भी गोल्स हो उन्हें अचीव करना बहुत जरूरी है। आप उन्हें तभी अचीव कर पाओगे जब आप उनकी तरफ कंसिस्टेंट एक्शंस लोगे। इसलिए आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो और उन्हें अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शंस हमेशा लेते रहो। रोज कोई ना कोई एक्शन लो, भले ही वो छोटा सा काम ये हो कि आपको एक नए बंदे को टेक्स्ट करना है तो वो करो, उसे स्किप मत करो। शेर जब भी जलते हुए रिंग से कूदता है तो सर्कस मास्टर से एक छोटा सा मीट का टुकड़ा देता है। टाइम के साथ उसी रिवॉर्ड को पाने के लिए शेर बार बार उस रिंग में से कूदना सीख जाता है। चेनिंग में आप पूरे काम को कंप्लीट करने के बाद खुद को एक रिवॉर्ड देते हो। फॉर एग्जाम्पल, सर्कस में शेर को सबसे पहले कुर्सी पर बैठने के लिए मीट मिलता है, फिर उसे कुर्सी पर बैठकर रिंग में कूदने के लिए रिवॉर्ड मिलता है, उसके बाद रिंग से कूदकर एक जोकर के साथ डांस करने पर भी रिवॉर्ड मिलता है और लास्ट में उसे एक बॉल पर बैलेंस बनाकर खड़े होने के लिए रिवॉर्ड मिलने लगा। यहाँ पर शेपिंग का यूज हो रहा है। इसके बाद सर्कस मास्टर रास्ते में सारे रिवॉर्ड्स को धीरे धीरे हटाकर शेर को तभी रिवॉर्ड देता है जब वो कूद कर कुर्सी पर बैठे, फिर रिंग में जंप करे, फिर जोकर के साथ डांस करे, फिर बॉल पर बैठ जाए। सारा काम कंप्लीट होने पर खुद को रिवॉर्ड देने के प्रिंसिपल को चेनिंग कहते हैं। आप भी शेपिंग स्टार्ट कीजिए, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर छोटा पार्ट कंप्लीट होने के बाद खुद को एक रिवॉर्ड दो। फिर धीरे धीरे उन रिवॉर्ड्स को कम करते जाओ और काम कंप्लीट होने पर खुद को एक बड़ा रिवॉर्ड दो। हम टाइम के साथ रिवॉर्ड कम करके शेपिंग से चेनिंग पर इसलिए आते हैं क्योंकि ऐसा ना करने पर आप बहुत जल्दी ही रिवॉर्ड से ऊब जाओगे या फिर उसी रिवॉर्ड के लिए काम करने लगोगे। रिवॉर्ड को कम करने से आप टाइम के साथ बेटर परफॉर्म करने लगते हो। इसे आप एक गेम की तरह देख सकते हो जहां लेवल 1 पर सिर्फ एक बुलेट मारने से ज़ॉम्बी मर जाता है, अब लेवल 20 पर वो 10 बुलेट मारने पर मरता है। सेम रिवॉर्ड के लिए अब आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अगर लेवल 20 पर भी ज़ॉम्बी एक बुलेट से मर जाता तो आप उस गेम से बोर हो जाते। टाइम के साथ डिफिकल्टी बढ़ाना जरूरी है। साथ ही अगर आप अपने जरूरी कामों को करना आसान बना दोगे तो उन्हें करने में आपको आसानी होगी, जाहिर सी बात है। अगर आपको सुबह जिम जाना है तो अपने जिम के कपड़े पहन के सो जाइए, शूज साइड में रेडी रखिए ताकि सुबह उठकर आपको चीजें ढूंढना ना पड़े रेडी होने के लिए। अगर आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है तो बुक को हमेशा अपनी टेबल पर रखिए, अपने आंखों के सामने रखिए, ना कि अलमारी में बंद करके रखो। इन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपने एडिक्शंस को दूर कर सकते हो, कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हो और खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो।